चूंकि जब आप कहते हैं कि इंपोर्ट काफी बढ़ गया है, तो पूरी दुनिया में जब कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो उसके जब इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर तौर पे इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। ये एक वजह है, और ऐसे कई सारे आपने लॉजिक लक्ष्मण दिए, जी, उसके जो आप 10 कंक्लूजन है सेकंड वो दीजिएगा। अलग चीजें हैं। आप मुझे हाँ 10 सेकंड बताइए। दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। ये सिर्फ हाँ क्रूड ऑयल की वजह से नहीं है, ये सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से नहीं है, इसमें एडिबल ऑयल भी है, इसमें लोहा, इसमें हाँ इसमें गोल्ड का इंपोर्ट है, इसमें सिल्वर का इंपोर्ट है। हाँ गोल्ड का इंपोर्ट हाँ। पिछले साल अप्रैल के महीने 82% हुआ है गोल्ड का। आप इमेजिन करिए, नहीं, गोल्ड इंपैक्ट वो नहीं, वो 82% इसलिए है। आशुतोष सर वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल में गोल्ड के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए, और हमारे कुल नहीं नहीं इंपोर्ट नहीं नहीं बिल नहीं नहीं। में कच्चे तेल, हाँ कच्चे तेल, चूंकि मैं गोल्ड का मैं इंपोर्ट जो होता है वैल्यू टर्म में वैल्यू टर्म होता है, वॉल्यूम मैं टर्म में नहीं होता। एक खैर और इस आपको बहस में नहीं डेटा, जाएंगे हम एक और लोग। डेटा, मैं नहीं, देखिए नहीं एक मिनट, मैं एक दूसरी और बात डेटा, आपने कहा कि आपने अमेरिका का कंटेस्ट किया है। इंपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट इसलिए बढ़ा चूंकि हम लोग के इंपोर्ट का सबसे बड़ा बिल जो होता है वो कच्चे तेल से होता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो इंपोर्ट बिल बढ़ा हुआ दिखेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप उसका नतीजा ये निकाल रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं आपसे बहस नहीं करता, मैं आपसे बहस नहीं करता हूँ, मैं आपसे बहस नहीं करता हूँ। मैं सुमय जी को जोड़ लेता हूँ। सुमय जी हमसे ज्यादा बड़े आर्थिक पत्रकार हैं, उनको जोड़ता हूँ। आप नहीं, मुझे निष्पक्ष रहने दीजिए। मैं आपसे आप जवाब दीजिएगा एक। अरे भाई 10 सेकंड आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने कहा क्रूड के दाम तो 28 फरवरी के बाद बढ़े हैं ना, क्रूड के दाम। उसके पहले क्यों क्यों भाग रहा था हमारा इंपोर्ट बिल? इसका तो कोई जवाब सरकार देगी या नहीं देगी? भाई 28 के बाद अगर बढ़े तो मैं मान लेता हूं आपकी बात को, सिर्फ आपके सिर माथे। लेकिन उसके पहले जो एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है वो 12% के हिसाब से क्यों बढ़ रहा था? 28 फरवरी के दाम बेतहाशा बढ़े, अचानक से बढ़े हैं, इस वजह से आप 28 फरवरी की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरे साल का आप देखेंगे, जब भी क्रूड ऑयल का बढ़ना, एक और चीज अच्छा कि आपने पॉइंट उठाया, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ना का एक मतलब ये भी होता है क्रूड ऑयल की खपत बढ़ रही है। क्रूड ऑयल की खपत बढ़े इसका मतलब इकोनॉमी आपकी तेज चल रही है, इसका मतलब यही होता है। लेकिन मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं शुभम जी को जोड़ रहा हूं। शुभम जी ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुभम साहब, दो लॉजिक जो दिया इन्होंने आशुतोष जी ने, पहला कि क्रूड का इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, ये आपको इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी, और रुपया ये एफआई बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है। ये लॉजिक कितना सही है? मुझे ये बताएं लक्ष्मण जी कि इस वक्त में जो गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट कर रही है अपनी इकोनॉमी का, उसका कोई ऑल्टरनेटिव कि हम एग्जैक्टली इस तरीके से करेंगे, कोई दूसरे के पास वो कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। और जब नहीं है तो बेसिकली हम सिर्फ डेटा को लेकर कि कितना कितना डिफिकल्टी है, कितना मुश्किल है, मुश्किल आता है, सिर्फ उसी के ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम कि हम बिल्कुल अभी इस वक्त में ये सारे इंपोर्ट्स बंद कर देंगे या इस तरीके में अलग से जाएंगे, या इतना मैजिक वैंड कोई हमारे पास है जिससे हम हमारे देश को दूसरे मतलब रुपए का वैल्यू 97 से उतर के 91 85 में आ जाएगा, इसका कोई तरीका है? फ्रैंकली। और इसका और वजह क्यों है? क्यों इंपोर्ट्स देश में जब बढ़ता है, आप सही बात कर रहे थे कि इंपोर्ट एडिबल ऑयल का जो बढ़ा है या पेट्रोल क्रूड ऑयल का जो बढ़ा है, वो बेसिकली इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ लिंक है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हम जब 245 मिलियन MTPA जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से करीब 140 इंडिया में यूज होता है, बाकी 100 के करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं। और वो एक्सपोर्ट हमें फायदा देता है कि हम उससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। तो इसलिए इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी सेटअप्स इन द वर्ल्ड है। तो वो हमारे लिए भलाई है। इनफैक्ट अभी भी अगर तेल ज्यादा हमारे पास कंपेटिटिव रेट्स में आएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए ऑयल का इंपोर्ट हमारे लिए कोई एक जैसे वन वे स्ट्रीट टू डैमनेशन ऐसा कोई चांस नहीं। एडिबल ऑयल के बारे में बहुत सरकार, कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उससे पहले भी बहुत बड़ी स्कीम किया गया है एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन, पाम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने का। फ्रैंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट कोई भी स्कीम आज तक अराउंड 15 मिलियन के ज्यादा हम लोग वी हैव नॉट बीन एबल टू रेज इट, हमारा होता नहीं है। और पाम ऑयल इज द चीपेस्ट। भारतीय दूसरे तेल के कंपैरिजन में पाम ऑयल चीपर है, और इसलिए पाम ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसलिए पाम ऑयल का जो इंपोर्ट्स है उसको अगर हम आज रोक दे तो फ्रैंकली लोअर मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा उनके फाइनेंस के ऊपर। ऑलरेडी LPG वगैरह बहुत कुछ लेकर प्रेशर है। अभी अगर पाम ऑयल इंपोर्ट्स अगर रोक दिया जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा
एक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा। ये सब चीजें सोचने वाली बात है। और तीसरी बात यह है कि हमारे एफपीआईज क्यों बाहर जा रहे हैं। डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट अ वन ट्रिक इकोनॉमी लाइक जैसे वियतनाम या कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया वगैरह। वहां पे देयर इज ओनली वन कंपनी जिसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं लार्जली। इंडियन मार्केट एमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से इट्स अ ह्यूज मार्केट जिसमें एफपीआईज नॉर्मली जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में लॉसेस होते हैं वो करस्पॉन्डिंगली एडजस्ट करते हैं। और चूंकि अभी डॉलर का वैल्यू इतना हाई है, डॉलर का प्रॉफिट, डॉलर से दे अर्न मोर, तो डेवलप्ड मार्केट्स की तरफ वो जब मूव करते हैं तो नेचुरली उनका जो लॉसेस बाकी मार्केट्स में भी होंगे उन मार्केट से वो लोग इंडियन सर्कल आउट करते हैं इंडियन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट्स में खुद का वीकनेस ऑफ कोर्स है ही। हमारे निफ्टी का जो रिटर्न्स रहा है पिछले कई सालों में, इट हैज नॉट बीन मोर देन 10 to 12%। सो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में बहुत सारी वीकनेसेस हैं, बट वो वीकनेस लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं। हम अगर कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स, हम बहुत बड़ी आलोचना कर चुके हैं कि इंडियन कंपनीज बहुत ज्यादा शुभ ये सब चीजें हैं। शुभमय साहब, एक सवाल और जो आशुतोष सर ने उठाया रुपी को लेकर के, रुपी डिप्रिसिएशन का होना, इसमें सरकार या आरबीआई की भूमिका या फिर उनकी आलोचना करना कितना सही है? बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन एक नॉर्मल एडजस्टमेंट चीज है। इनफैक्ट बहुत बारी हमारे रुपी डिप्रिसिएशन ना करके हम लोग उल्टा खतरा हमारे देश में लाए हैं। रुपी डिप्रिसिएशन एडजस्ट करना, जब दुनिया में हमारा कैपेबिलिटी के हिसाब से जब करेंसी जब सॉफ्ट हो जाता है, करेंसी अगर वीक जाता है तो उससे हमारे फायदा भी होता है। हमारे एक्सपोर्ट्स के अगर फिगर्स अगर हम देखें पिछले साल का, रोबस्ट एक्सपोर्ट का एक गुड परसेंटेज वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ट्रंप के टैरिफ्स के बावजूद हमारे एक्सपोर्ट्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट श्रिम्प जैसे चीजें जिसका एक्सपोर्ट हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, उन्होंने नया मार्केट ढूंढ के निकाले। तो इसलिए रुपी का जो मूवमेंट है वो हम बैलेंस के हिसाब से वो के चलना ही पड़ेगा, उसमें कोई ठीक ब्लॉक कर सकेंगे। जी बिल्कुल। दीपक झा साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर जफर साहब भी बोलना चाह रहे थे, बहुत ऐसे इशारा कर। जफर साहब पहले आप, फिर दीपक झा साहब आपके पास। देखिए, मैंने आशुतोष जी को भी सुना, मैंने पत्रकार जी जो है उनको भी सुना, अलग अलग चीजें। मैं पहले आशुतोष जी का, भट्टाचार्य साहब को भी सुना। मैं आशुतोष जी जो कह रहे थे कि भाई ये प्रेशर जो है 28 फरवरी के बाद नहीं, उससे पहले से प्रेशर है। देखिए, इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो जाहिर है प्रेशर रहेगा, लेकिन आप पिछले कई साल का अगर बैक टेस्टिंग देखिए तो जिस तरह से हमारे कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट का जो दिखता है वो उसमें प्रेशर कम रहता था, लेकिन पिछले दिनों इंपोर्ट बिल जो बढ़ गया ज्यादा अचानक, जाहिर है अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो और उससे नुकसान तो होगा ही, उसका प्रेशर तो पड़ेगा ही, तो उससे जो है रुपये पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ा। प्लस एफआईआईज जो है वो भी जो लगातार बेच रहे हैं, इसलिए इंडिया में कोई कमी नहीं है, इंडिया की अर्थव्यवस्था में कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन हर वक्त इन्वेस्टर का एक फैंसी होता है, जिसमें इस वक्त जो आप देखिए पूरी दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन एक मार्केट अच्छा कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? इस वक्त फैंसी उस मार्केट में है, साउथ कोरिया का मार्केट। साउथ कोरिया के मार्केट में आज इन्वेस्टर, निवेशक जो है वहां पैसा डाल रहे हैं, इसलिए इतनी क्राइसिस के बावजूद जब पूरे दुनिया का जो है स्टॉक मार्केट जो है लहूलुहान हो रहा है, उस वक्त भी 20% से ज्यादा जो है इस पूरे क्राइसिस में साउथ कोरिया का जो है मार्केट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? इसलिए कि इन्वेस्टर ने पूरे इमर्जिंग इकोनॉमी से पैसा निकाल के साउथ कोरिया में डाल दिया है, और इसलिए कि एआई और बाकी चीजें, चिप्स वाले इन्वेस्टमेंट में ज्यादा उनको रुचि है, तो डाल रहे हैं। ये मोमेंट्री होता है, इस तरह का होता है, ये कभी आपके यहाँ फैंसी होता है, कभी यहाँ। लेकिन ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह की मजबूत अर्थव्यवस्था है, इसमें इन्वेस्टर को वापस आना ही है और वापस आएंगे भी। ये टेम्पररी मेजर्स है जिसके से रुपये थोड़ा डेफिनेटली इस पर इम्पैक्ट हुआ है, और ये जैसे क्राइसिस खत्म होगा उसका भी ये रुपये वापस अपने आप वापस भी आ जाएगा। आप देखिए अभी जैसे जिस तरह से तेल का दाम स्पॉट पे देखिए और जो फ्यूचर्स में देखिए फर्क है, किस तरह से कंप्रेस हो गया। पहले जो था इतना वाइड था, वो कंप्रेस हुआ, गिरा है। तो इससे फर्क समझ में आता है कि स्पॉट अगर थोड़ा सा जो सर्टेनिटी आ जाएगी, इसमें जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो जाहिर है पेट्रोल के दाम जो है इस तरह से
स्पॉट पे बढ़ेंगे नहीं, जिस तरह से घटे थे और घटेंगे, फ्यूचर्स में भी घटेंगे, और उसका रेट भी जो है हम पे जो भार पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा, और उसका एडवांटेज और बेनिफिट भी जो जनता को जाता है जाएगा। लेकिन आज भी देखिए, मैं कह रहा हूं बार बार कि जिस तरह से जनता को हमारी सरकार, संवेदनशील सरकार, जनता के हित में काम करने वाली सरकार जो है वो रेट नहीं बढ़ा रही। आप झा साहब से पूछ लीजिए कि 2012 में क्या यूपीए की सरकार ने 7.5 रुपए नहीं बढ़ाया था? बढ़ाया था कि नहीं? आपने बर्डन सारे जो फ्यूचर जनरेशन पे डाल के छोड़ दिया, ऑयल बॉन्ड इशू करके, ऑयल बॉन्ड। लेकिन हमने तो हर पैसे के एक पाई जो बनाया, जो बचा, वो देश की जनता के जो के लिए खर्चा किया है। आप देखिए कोविड के समय में, मैं झा साहब से कमेंट ले लेता हूँ। दीपक झा साहब जो सवाल इन्होंने उठाया उसका जवाब दे दीजिए, फिर आशुतोष जी हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छी संक्षिप्त में रखिएगा। सुनिए, सुनिए, आप आ जाइए। नहीं दीपक, नहीं, आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ सर कि अगर आप स्पेसिफिक जवाब देंगे तो हमारे दर्शक एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़े से इन सब चीजों को जानते हैं। इन्होंने साफ तौर से जफर साहब ने कहा कि ये जो समस्या है अस्थायी है, छोटे समय के लिए है, स्थिति तुरंत सुधर जाएगी हालात सुधरते ही। अब आप बताइए। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने नहीं बताया कि रुपया क्यों गिर रहा है। इन्होंने नेहरू तक को चले गए। बहुत बढ़िया भाई, आप अपनी कुंठा मानसिकता, विश्वमन शब्दों का जो करते रहिए। आपकी पत्रकारिता को मैं सल्यूट करता हूं। आप ऐसे देश विरोधी सरकार, राहुल गांधी विरोधी पत्रकारिता को सल्यूट। दूसरी बात, हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। ऑयल बॉन्ड की बात करें, ऑयल बॉन्ड भाई साहब 40 रुपए डॉलर। मनमोहन सिंह ने ऑयल बॉन्ड इसलिए ले आए थे कि जब दुनिया में रुपया ऊपर जाएगा, डॉलर गिरेगा, क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा, तो हम ऑयल बॉन्ड लेके चुका देंगे। यहाँ पे आशुतोष जी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो $40 तक चला गया था क्रूड ऑयल की कीमत। लेकिन जफर इस्लाम जी हैं, ऑयल बॉन्ड पे छिपे हुए बात हैं। ये लोग बात करते हैं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप हॉस्पिटल खोल नहीं रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, वो भी कुछ एक्सप्रेसवे के नाम पे। आप क्या कर रहे हैं कि दिल्ली से अगर आपको लखनऊ जाना हो तो 800 रुपए का टैक्स दीजिएगा, और प्राइवेट कंपनियों को आप दे देते हैं सड़क बनाने के लिए। तो और जब हम गाड़ियां लेते हैं तो 10% टैक्स भी देते हैं। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप दिन में आग फोड़ के व्यक्ति को चश्मा दे रहे हो, कह रहे हो आप देखो तुमको अच्छी धूप निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी 100 देश से अधिक यात्रा कर चुके पिछले 12 सालों में। क्या मिला? ठन गोपाल रह गए ना भाई साहब। अमेरिका से दोस्ती करने के चक्कर में अमेरिका ने आप पे टैरिफ की मार दे दिया। कहता है सिर्फ ऑयल हमसे खरीदोगे, रूस से ले नहीं सकते हो आप। और जब आप कहता है कि पाकिस्तान के साथ आप सरेंडर कर दो, अरे भाई अब चुप रहिए ना। अरे बता दीजिए, राहुल गांधी क्यों जाते हैं बाहर? राहुल गांधी जी क्यों जाते हैं? आप प्रधानमंत्री, और देखिए जफर इस्लाम जी आपके घर में। जफर इस्लाम जी देखिए, अगर आप व्यक्तिगत कहेंगे तो फिर मैं आपको बोलूंगा नहीं व्यक्तिगत कहा है, आप कहाँ जाते हैं? नहीं तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल तो करना बनता है ना भाई कि 100 से अधिक विदेशी यात्रा का क्या फायदा हुआ? जफर इस्लाम जी एक मिनट, इसका जवाब दे दीजिए। आप तो अर्थशास्त्री भी हैं, बैंकर भी हैं, जवाब दीजिए। 2014 में जब आप लोग नारा लगाते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उन नारों का? 30 रुपए लीटर आप डीजल पेट्रोल देने की बात करते थे, कहां गए वो नारे? और आपने कहा था ना देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आपने कहा मनमोहन सिंह को आपने कहा कि पाकिस्तान के जवाब दे जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी। जफर साहब जवाब दे दीजिए। जफर साहब जवाब दे, ब्रेक पे जाना है। जफर साहब जवाब दे दीजिए। झा जी को ये बता दे कि देश के प्रधानमंत्री बाहर के दौरे में, हर देश के प्रधानमंत्री, हर देश का जो प्रेसिडेंट जाता है, आप जरा थोड़ा सा टेस्टिंग कर लिए, देख लीजिए बाकी देश के जो चीफ है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, क्या मिला? आप कहीं भी जाइए, आपको हिंदुस्तान को आपने क्या दिया? हिंदुस्तान स्थायी समस्या है। सुन लीजिए झा साहब सुन लीजिए तभी तो बताएं। लक्ष्मण जी, ईरान रूस तेल देने के लिए तैयार है, आप क्यों नहीं खरीद रहे? उनसे सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे भाई? सीधी सी बात देश को बताइए। सुन लीजिए सिर्फ सवाल ही पूछेगा तो जवाब कैसे लीजिएगा? झा साहब सुन तो लीजिए, झा साहब सुन तो लीजिए। झा साहब शांत हो जाए, अब इतने सवाल पूछ रहे, जवाब मिलेगा ही नहीं। जफर इस्लाम साहब संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पे जाना एक लाइन में। एक्चुअली मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं जवाब दे देता हूँ। उनकी बात सुन ली मैंने। पहली बात कि देश के प्रधानमंत्री, अब रशिया के प्रेसिडेंट
वहां तो तेल भी होता है, फिर भी देखिए कितने कंट्री गए। यूके के प्राइम मिनिस्टर जरा देखिए कितने कंट्री गए। अरे आप अपनी बात करें ना भाई, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, आप क्यों चाइना चले जाते हैं? ऐसा करते हैं, हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो हर्षवर्धन जी और आशुतोष जी आपके पास आऊंगा कि इस स्थिति में सरकार के पास कुछ ऐसी चीजें हैं करने के लिए जो सरकार नहीं कर पा रही है, या फिर अब बहुत ज्यादा करने को कुछ बचाने हाथ बंधे हुए अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच में। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।